गरीब की जादुई एसी। महेश एक बहुत गरीब व्यक्ति था जिसके दो बच्चे और सुषमा नाम की पत्नी थी। उसका खेत का काम ठीक से नहीं चल रहा था। वो गर्मी में भी अपने खेत में लगा रहता था। कड़कती धूप में हल चलाने के बाद वो जब अपने घर आता है तो उसके दोनों बच्चे मोंटी और पायल उसके गले लगकर कहते हैं, पापा पापा, बहुत गर्मी लग रही है, आप कुछ करो ना जिससे गर्मी खत्म हो जाए। हाँ पापा, बहुत गर्मी लग रही है, कुछ पैसे दे दो ना आइसक्रीम खाने के लिए। बेटा, अभी पापा का काम ठीक से नहीं चल रहा है, वो तुम्हें पैसे कैसे देंगे? मैं अपने बच्चों को इतनी परेशानी में देख नहीं सकता। पैसे होते तो अभी ठंडी ठंडी कुल्फी खिलाता इन्हें, लेकिन खेत में तो कुछ उपज ही नहीं रहा है। गर्मी का मौसम है, कैसे काम चलेगा? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है ये। अजी, मैं सोच रही थी आप खेत में काम करते रहिए, साथ में मैं किसी सेठानी के घर काम ढूंढ लेती हूँ, कुछ तो पैसे आएंगे। कब तक ऐसे रहेंगे? अब मेरी वजह से तुम्हें गर्मी में घर भी संभालना पड़ेगा और तुम बाहर भी काम करोगी। अजी, क्या हुआ? मिल बांट कर घर चलाने में कैसी सिरदर्दी। अगले दिन बच्चे फिर से गर्मी में परेशान होकर एसी की बात करते हैं। पापा, प्लीज कुछ कूलर एसी ले आओ ना। पता है किशन के घर में एसी लगा है, उससे बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है। आप भी लगवा लो ना, ऐसे गर्मी में खाना नहीं खाया जाता और रात को नींद भी नहीं आती। मम्मी पापा। हाँ मम्मी पापा, मोंटी भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, प्लीज एसी लगवा लो ना आप। अच्छा, कुछ समय रुको, मैं पैसों का जुगाड़ होते ही एसी लगवाने की कोशिश करूंगा। पापा जल्दी लगवा लेना, माँ गला सूख रहा है, कोई शरबत तो पिला दो। 2 मिनट रुको, मैं पड़ोसन से बर्फ लेकर आती हूँ। तभी सुषमा पड़ोसन से बर्फ लेकर आती है और अपने बच्चे और पति के लिए शरबत बनाकर उन्हें पिलाती है, जिसे पीकर बच्चे खुश हो जाते हैं। और महेश कहता है, आहा, ठंडे ठंडे शरबत पीकर गले को बड़ा सुकून मिला। काश हमारे घर में मटके की जगह फ्रिज होता, पंखे की जगह एसी होता। वैसे ही इस झोपड़पट्टी में इतना गर्मी बढ़ जाता है कि बच्चे रह ही नहीं पाते। मुझे उनके लिए एसी लाना ही होगा। अजी, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे अपने बच्चों के लिए। ये कहकर महेश फिर से खेत में हल जोतने चला जाता है। तो वहीं सुषमा काम की तलाश में जाती है, जहां उसे सेठानी के घर में नौकरी मिल जाती है और वो अगले दिन से काम करने लगती है। तो वहीं उसके बच्चे भी उसके साथ जाने का जिद करने लगते हैं। तो वो उन्हें सेठानी लक्ष्मी के घर में ले जाती है, जहाँ कुछ देर बाद उनकी बेटी टीना स्कूल से आती है और लक्ष्मी कहती है, मेरी बेटी को भूख लग रही होगी ना, ये ले ठंडी ठंडी आइसक्रीम, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, ये सब खा ले, और भूख लगी तो बता दे, मैंगो शेक लेकर आऊंगी। नहीं माँ, पहले मैं ये सब खा लूं, अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं आपसे मैंगो शेक मांग लूंगी। माँ, बहुत गर्मी लग रही है, जरा एसी बढ़ा दो। ओके बेटा। जब लक्ष्मी एसी चलाकर चली जाती है तो सुषमा के दोनों बच्चे उसे देखते हैं। एसी की ठंडी हवा उन तक आती है और वो कहते हैं, अरे वाह पायल, एसी की ठंडी ठंडी हवा में कितना मजा आ रहा है ना। हाँ भैया, काश हमारे घर पर भी एसी लग जाता। हम मम्मी को बोलेंगे हमारे घर पर एसी लगाएंगी। टीना उन दोनों की बातें सुन लेती है और कहती है, अरे कौन हो तुम दोनों, और यहाँ फ्री में एसी की हवा क्यों खा रहे हो? निकलो मेरे घर से, गरीब भिखारी कहीं के। अरे हमें ऐसे मत बोलो, हम अपनी मम्मी के साथ आए हैं। चुप करो, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी, गरीब कहीं के। क्या हो रहा है, तुम तीनों बच्चों आपस में लड़ क्यों रहे हो? अरे माँ, ये एसी की हवा खा रहे थे फ्री में, वो भी कमरे में आकर, इसलिए। नहीं आंटी, हम कमरे के अंदर नहीं गए, बस कमरे के बाहर थे। मालकिन, माफ कर दीजिए बच्चों को, अब इधर की तरफ नहीं आएंगे। चलो बच्चों। ठीक है। इस तरह वक्त गुजरता है। बच्चे गर्मी से परेशान थे, वो बार बार एसी की मांग करते हैं। तभी दोनों पति पत्नी अपने बचे कुचे पैसों से एसी खरीदने जाते हैं। तो एसी वाला बोलता है, तुम इतने गरीब हो, तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि एसी खरीदने की हैसियत भी है तुम्हारी। 40,000 की एसी है, 40,000 की। अरे साहब, आप ऐसा मत बोलिए, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, लेकिन 25,000 है। कोई सस्ता एसी नहीं आ सकता है क्या? अरे भैया, वो होता है ना सेकंड हैंड एसी, वो दे दीजिए हमें, वो तो इतने में आ जाएगा। इन गरीब लोगों को बेवकूफ बनाकर खराब एसी इन्हें ही दे देता हूँ। हाँ हाँ, सेकंड हैंड एसी इतने में आ जाएगा। पैसे दो, मैं घर पर लगवा दूंगा। ये लीजिए साहब। सुषमा, अब हमारे बच्चे एसी में रहेंगे,
कितना खुश हो जाएंगे ना वो। हाँ बिल्कुल ठीक कहते हैं। कुछ देर बाद एसी वाला एसी लगाकर चला जाता है। जब दोनों एसी चलाते हैं तो उस एसी से गर्म हवा आने लगती है। फिर वो किसी पड़ोसी को बुलाकर एसी चलाने को कहते हैं तो वो बताता है, अरे भाई साहब, ये आपने किस धोखेबाज से एसी खरीद ली? ये तो बिल्कुल खराब है, चलने लायक ही नहीं है। अच्छा मैं चलता हूँ। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमने तो बहुत मेहनत करके इतने पैसे इकट्ठे किए थे ताकि अपने बच्चों के लिए एसी ले पाएं, और ये एसी खराब निकल गया। अब क्या होगा? ये सुनकर दोनों बच्चे रोकर जिद करने लगते हैं, हमें एसी चाहिए, हमें एसी चाहिए, हमें एसी चाहिए। लगता है हमें गर्मी में ही रहना पड़ेगा। बच्चों के रोने की वजह से उनके मंदिर से एक तेज रोशनी निकलती है जो कि एसी में चली जाती है। तभी वो एसी जादुई ठंडी हवा देने लगती है। अरे अचानक से एसी में रोशनी कैसे आई और ये ठंडी हवा देने लग गया? ये समझ लो, भगवान ने तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की विनती सुन ली, इसलिए जादू से मैं जादुई एसी बन गया। अब तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा, ठंडी हवा भी दूंगा। अरे वाह, ये एसी तो बोलता भी है। देखा सुषमा, हमारे बच्चे कितने खुश हैं। हाँ, कश्मीर जैसी ठंडी हवा आ रही है। जादुई एसी, अगर तुम जादुई हो तो हमें कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, पिज्जा, अच्छी अच्छी चीज खाने को दे सकते हो। और मुझे नई फ्रॉक। दोनों बच्चों की बात सुन जादुई एसी उन्हें टेस्टी टेस्टी खाना और सुंदर से फ्रॉक एक जादुई रोशनी में देता है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाते हैं और बच्चे खुशी से कूदने लगते हैं। अरे वाह, मजा आ गया ना। देखो, अब तो हम ये वाले कपड़े पहनेंगे और ये सब चीज खाएंगे। आप भी खा लो। हाँ हाँ बेटा, जरूर। माँ पापा, अब तो हम भी अमीर की तरह ठंडी ठंडी एसी में रहेंगे और अच्छी अच्छी चीजें खाएंगे, अच्छे कपड़े भी पहनेंगे। हाँ बेटा, जादुई एसी की वजह से वो गरीब परिवार बेहद खुश हो जाता है। रात को ठंड लगने की वजह से वो चादर ओढ़कर सोते हैं। अगले दिन घर पर खाना बनाने के लिए ना पैसे थे। ये बात सुनकर जादुई एसी कहता है, अरे रुको, उदास मत हो, मैं हूं ना, तुम्हें हर चीज दूंगा। अब तुम्हें कहीं भी काम करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने खेत में काम करो। ये बोलकर जादुई एसी बहुत सारे पैसे और रसोई का ढेर सारा राशन देता है, जिसके बाद सुषमा और महेश जादुई एसी का धन्यवाद करते हैं। फिर सुषमा राशन से बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर अपने परिवार को खिलाती है और महेश उन पैसों को खेत में लगा देता है, जिसके कुछ दिन बाद ही उसके खेत में अच्छी फसल आती है, जिसके उसे बढ़िया दाम मिलते हैं। अब महेश के परिवार को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके पास अब सब कुछ था। उनका रहने का घर और कपड़े सब कुछ बदल गए थे। एक सुबह दो आदमी उनके घर पर आते हैं और कहते हैं, भाई साहब, अगर आपकी कृपा होगी तो क्या आप गर्मी से बचने के लिए हमारे घर में ठंडे ठंडे पानी की मशीन लगा देंगे? और हमारी पत्नी जो है बहुत परेशान है। हाँ भाई साहब, मेरे घर पर तो बच्चे बहुत परेशान हैं। कच्चे मकान में धूप इतनी लगती है कि बच्चों को गर्मियों में गमहोरिया हो जाती है। क्या आप मुझे कूलर के लिए पैसे दे देंगे? हमने सुना है कि आप हमारी मदद करेंगे, तो हम आ जाएं। हाँ हाँ बिल्कुल, आप सही जगह आए हो, चिंता मत कीजिए। आपके घर फ्रिज पहुंच जाएगा और आपके घर एसी पहुंच जाएगा। किसी और को भी मदद चाहिए हो तो आप उन्हें मेरा पता बता देना। इस तरह महेश जादुई एसी की मदद से पैसे लेकर गरीब लोगों के घर फ्रिज, एसी, कूलर लगवा देता है, जिससे गरीब लोग गर्मी में एसी के अंदर मजे से रहते हैं। इस तरह उसका परिवार सभी की मदद करता था और वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। रजनी रसोई में बैठी रोटी बना रही होती है। तभी उसके साथ सत्यवती उसे आवाज लगाती है, अरे बहू, ओ रजनी बहू, अरे ओ काली कलोटी करमजली कहाँ मर गई? सास की आवाज सुनकर रजनी भागी भागी बाहर आती है। जी माँ जी, बुलाया? क्यों री मेरी काली बहू, कान क्या कोल्हापुर छोड़ आई है? जल्दी से खाना ले आ, मुझे भूख लगी है। लाई माँ जी। रजनी जल्दी से सत्यवती को खाना परोसती है। सत्यवती बड़े ही मजे से चटकारे ले लेकर खाना खाते हुए बोलती है, अरे वाह, इस भरवा भिंडी के साथ गर्मा गर्म घी लगे पराठे खाने का मजा ही अलग है। क्यों रे मेरी कल्लो बहू, तेरे पास कोई और काम धाम नहीं है जो यहाँ खड़ी खड़ी मेरे खाने को घूर कर नजर लगा रही है? चल भाग यहाँ से, भिकमंगन कहीं की।
इस तरह थोड़ी थोड़ी करके सत्यवती भिंडी की सारी सब्जी अकेले खा जाती है और रोज की तरह बेचारी बहू को आज भी रात का बचा खुचा बासी खाना खाना पड़ता है। दरअसल सत्यवती अपनी बहू को कभी भी अच्छा खाना नहीं खाने देती थी। सत्यवती के इस कड़वाहट का कारण रजनी का काला रंग था, क्योंकि सत्यवती हमेशा से गोरी और सुंदर बहू लाना चाहती थी। इसीलिए वो अपने छोटे बेटे अनुज की शादी गोरी सुंदर कीर्ति से कर देती है। कीर्ति बहुत ही घमंडी और मन मिजाजी लड़की थी। आजा मेरी सुंदर बहू, इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश कर। सासू माँ, मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज मुझे मेरा कमरा बता दीजिए। चलिए देवरानी जी, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। डोंट टच मी जेठानी जी, तुम्हें अपने काले हाथों से मुझे छूने की कोई जरूरत नहीं है। अनुज बेटा, कीर्ति बहू को कमरे में ले जा। अनुज कीर्ति को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। अगली सुबह गोरी बहू मजे से अपने कमरे में देर तक सोती रहती है। वहीं काली बहू सुबह जल्दी उठकर घर का काम करके भरी गर्मी में सभी के लिए खाना बनाती है। तभी कीर्ति टेबल पर आकर बैठ जाती है। गुड मॉर्निंग सासू माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मगर ये क्या, अभी तक डाइनिंग टेबल पर नाश्ता ही नहीं लगा। अरे मेरी प्यारी बहू, तू परेशान क्यों होती है, मैं अभी तेरे लिए खाना मंगवाती हूँ। रजनी बहू, जल्दी से नई बहू के लिए नाश्ता ले आ, मेरी गौरी बहू को बहुत भूख लगी है। रजनी जल्दी से थाली में खाना लगाकर कीर्ति के सामने परोसती है। तभी कीर्ति खाने की थाली को गुस्से में घूर घूर कर देखती हुई कहती है, ये क्या सासू माँ, सिर्फ एक तरह की सब्जी? मेरे मायके में नाश्ते में कम से कम 3 तरह की सब्जियां बनती थी, मगर यहाँ तो इस एक तरह की सब्जी से ही काम चलाना पड़ेगा। अरे मेरी गौरी बहू, गुस्सा क्यों करती है, ठहर। अरे रजनी बहू, जा कीर्ति बहू के पसंद की दूसरी सब्जी बना ला। गोरी बहू की एक फरमाइश पर सत्यवती उसके लिए दूसरी सब्जी बनाने को बोल देती है, जबकि रजनी न जाने कितने महीनों से ताजी सब्जी खाने को ही तरस रही थी। अपनी सास के इस फर्क पर रजनी रसोई में आकर फूट फूट कर रोती है। आज के फर्क से साफ हो गया कि सासू माँ सिर्फ सुंदरता की भूखी हैं, इसीलिए उन्हें मुझ गरीब काली बहू की भूख से कोई वास्ता नहीं। इसी तरह दिन ढलते गए। हर दिन कीर्ति की फरमाइश का ही खाना बनता और वहीं दूसरी तरफ अब तक भी काली बहू के लिए कुछ नहीं बदला था। उसे आज भी रूखा सूखा खाकर अपनी भूख मिटानी पड़ती। फिर एक दिन, सासू माँ, मैं रोज रोज घर का खाना खाकर बोर हो चुकी हूँ। अरे कीर्ति बहू, तेरे कहने पर ही तो मैं तेरी पसंद का मटर पनीर पालक पनीर बनवाती हूँ। मगर माँ जी, मुझे ये पालक पनीर और मटर पनीर भी आजकल दाल रोटी की जैसा ही लग रहा है। मुझे कॉन्टिनेंटल खाना खाना है। क्यों ना आज हम दोनों सास बहू खाने के लिए रेस्टोरेंट में चले? कीर्ति बहू, बाहर कितनी धूप और गर्मी पड़ रही है और मैं नहीं चाहती कि मेरी सुंदर बहू का गोरा रंग धूप में ढल जाए, इसीलिए तू खाना घर पर ही ऑर्डर करवा ले। इस तरह सत्यवती अपनी गोरी बहू के लिए महंगा कॉन्टिनेंटल खाना घर पर मंगाती है, जिसे देखकर रजनी भी हिचकते हुए कहती है, माँ जी, मेरा बहुत दिनों से मटर मशरूम्स की सब्जी खाने का ना मन कर रहा है, मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए। आहा, क्यों री मेरी काली बहू, तेरे कंगले मायके वालों ने क्या मेरे पास मनी ऑर्डर भेजा है जो मैं तेरी फरमाइश पर फ्री फोकट के पैसे लुटाऊं? तू ताज़ा खाना खाएगी तो रात का बचा बासी खाना क्या तेरा बाप खाएगा? चुपचाप से वही खाना खा ले। माँ जी, ये तो सरासर नाइंसाफी हुई। एक तरफ तो आप कीर्ति की छोटी से छोटी फरमाइश भी पूरी करती हैं, वो जब जो खाने को कहती है आप उसकी फरमाइश को पूरी करने में पैसे खर्च में बिल्कुल भी नहीं सोचती। फिर एक मेरे ही साथ ऐसा फर्क क्यों? मैं बताती हूँ, क्योंकि तुम काली हो और मैं गोरी हूँ। तुम्हारे पास न रूप है न खूबसूरती, इसलिए अच्छा खाना खाकर तुम करोगी क्या? तुम्हारी औकात रूखा सूखा खाने की है। काली मनहूस कहीं की, तेरी ये मजाल तू मुझसे सवाल करे, अब तुझे रूखा सूखा भी नहीं मिलेगा। अरे तुझ जैसी भूखी भिखमंगी को खिलाने से अच्छा है मैं ये सारा खाना गली के कुत्तों को खिला दूंगी। ऐसा कहकर सत्यवती थाली का बचा हुआ अच्छा खाना और रसोई का सारा खाना भी गली के कुत्तों के आगे डाल देती है। ये देखकर गोरी बहू मन ही मन बहुत खुश होती है। वहीं बेचारी काली बहू उस रात भूखे पेट ही सो जाती है। अगले दिन के साथ गोरी बहू अपनी सास को पूरी तरह से भड़का देती है, जिसके बाद सत्यवती बेचारी काली बहू को 2 दिनों तक भूखा रखती है।
जिसका फायदा उठाकर गोरी बहू खाने की मेज पर बैठकर खाना खाती है। अरे वाह, ये गर्मा गर्म आलू के पराठे और दही खाकर तो गर्मियों के इस मौसम का मजा ही दुगना हो गया। माँ जी, शाम को हम खाने में क्यों ना अपनी काली जेठानी से कड़ी चावल बनवाएं। माँ जी, देवरानी जी, क्या मैं भी आपके साथ बैठकर थोड़ा खाना खा लूं? 2 दिनों से मेरे पेट में खाने का एक दाना भी नहीं गया है। अरे अरे, मेरी काली जेठानी को भूख लगी है, आओ ना बैठो, लो खाना खा लो। ऐसा कहकर कीर्ति अपनी थाली का झूठा खाना रजनी के आगे बढ़ा देती है। लो, भूख लगी थी ना, फिर खाओ जेठानी जी, तुम खुशनसीब हो जो तुम्हें मेरा झूठा खाना खाने को मिला है। गोरी घमंडी बहू जानबूझकर रजनी को अपना झूठा खाना खाने को दे देती है। भूख की आग में जूझ रही बेचारी काली बहू चुपचाप से वो झूठा खाना खा लेती है। इसी तरह परेशानी के साथ बेचारी काली बहू को अक्सर आधा पेट खाकर रहना पड़ता। वहीं कीर्ति भूख से बढ़कर खाना अपनी थाली में लेती और भूख से भी ज्यादा खाती। फिर जब उसका पेट भर जाता तो बचा हुआ खाना कूड़े में फेंक देती। एक दिन कीर्ति काली बहू को ललचाकर खाना खाती है, तभी भूख से छटपटाते हुए काली बहू उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। देवरानी जी, मुझे भूख लगी है, थोड़ा खाना दे दो। अरे अरे अरे, मेरी काली जेठानी को फिर से भूख लग गई। चलो आज मैं तुम्हें नए तरह से खाना देती हूँ। ऐसा कहकर गोरी घमंडी बहू थाली में से घी में चुपड़ी रोटी उठाकर बेचारी काली बहू को रोटी दिखा दिखाकर उसे ललचाती है। ये लो, लो ना। कीर्ति, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे भूख लगी है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे ये रोटी दे दो। गरीब लाचार की भूख उसे जो न कराई। कई दिनों की भूख से तड़प रहे बेचारी काली बहू को अपने से ही खाने की भीख मांगनी पड़ती। रजनी बेहोश हो जाती है और ये सारा नजारा दरवाजे पर खड़ा गोपाल देख लेता है। रजनी, रजनी उठो। कीर्ति, अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तो अपनी रजनी को आपके भरोसे छोड़ गया था, मगर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आपकी गोरी बहू मेरी रजनी को भूखा रखेगी और आप तमाशा देखेंगी। भूख के कारण रजनी की बिगड़ती हालत को देखकर गोपाल उसे अस्पताल ले जाता है, जहां डॉक्टर्स कमजोरी के कारण उसे इंजेक्शन देते हैं और रजनी के होश में आते ही गोपाल की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो कहता है, रजनी, एक पल को तो मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें खो दिया, मगर भगवान ने तुम्हें बचा लिया। अब तुम्हें यह सब सहने की कोई जरूरत नहीं। अब हम दोनों अलग रहेंगे, ताकि तुम्हें ना तो रूखा सूखा खाना पड़ेगा और ना ही भूखा रहना पड़ेगा। अजी, ये कैसी बातें कर रहे हैं? भला एक घर तोड़कर मैं अपनी खुशियों का घर कैसे रखूंगी? और क्या एक माँ से उसका बेटा छीनकर मैं खुशी से रह पाऊंगी? अपनी बहू को खुद के लिए इतना सोचता देखकर सत्यवती की आंखों के आगे अपनी भूखी काली बहू पर किए अत्याचार की कड़वी यादें झांकने लगती हैं और वो कहती है, रजनी बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझ पर बहुत जुल्म ढाए, तुझे रूखा सूखा खाने के सिवा कुछ नहीं दिया, मगर आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। जेठानी जी, इन सारे फसाद की असली जड़ तो मैं ही हूँ। मैं समझती थी कि दुनिया में सुंदरता ही सब कुछ है और जिसके पास रूप है दुनिया उसे ही आदर मान देती है, मगर मैं गलत थी। माँ जी ने मेरे खाने की हर फरमाइश को पूरा कर दिया, शायद इसीलिए मैं आपकी भूख कभी देख ही नहीं पाई। कीर्ति, जो हो गया सो हो गया। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए यही काफी है। इसके साथ गोरी घमंडी बहू का घमंड हमेशा के लिए चूर चूर हो जाता है और वहीं सत्यवती को भी अपनी काली बहू की कदर हो जाती है, जिसके बाद वो खुशी से अपनी काली बहू के मनपसंद का खाना बनाकर उसे अपने हाथों से खिलाती है।